Hello everyone, this is Dr. Shikha Gupta from Diva Urology Clinic and IVF Center Jaipur. Today I shall be talking about male factor infertility. मतलब मैं आज निसंतानता जिसमें कि स्पर्म्स की वजह से जो निसंतानता होती है उसके बारे में बात करूँगी। वैसे तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो बहुत सारे निसंतानता के मेल्स की वजह से कारण हो सकते हैं। अगर हम निसंतानता के कारणों को डिवाइड करें मेल और फीमेल में तो 35 to 40% कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी आर बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुष की वजह से इनफर्टिलिटी या निसंतानता हो सकती है। तो अगर अपन बात करें तो कुछ तो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उस तरह के रीजंस जो इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। पर आज मैं आपको स्पेसिफिकली स्पर्म जो सीमेन रिपोर्ट्स होते हैं उनके बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो सीमेन रिपोर्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स पाई जा सकती हैं। जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि फीमेल कंसीव होगी। जो शुक्राणु होता है उनका काउंट्स नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो कितने मिलियन हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके अलावा उनमें मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, काफ़ी तरह की मोटिलिटी होती है, फास्ट, स्लो, तो फास्ट वाली मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसका जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और जो सीमेन वॉल्यूम है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो जो अगर हम बात करें कि हम इंडिविजुअल उस पे बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट्स पे, तो जो मेल का जो काउंट है, जो सीमेन में स्पर्म्स का काउंट है वो 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, और मोटिलिटी जो है वो मोर देन 32% होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी की अगर हम रूटीनली मॉर्फोलॉजी पता करते हैं तो वो 40% से बेटर होनी चाहिए। पर लेकिन एक अलग क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम स्पर्म मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। तो अगर वो मोर देन 14% होती है, जिसको क्रूजर क्राइटेरिया बोलते हैं, अगर वो मोर देन 14% है और वो नॉर्मल है तो दैट मीन्स सीमेन इज़ नॉर्मल, और सीमेन वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1.5 और मोर देन 1.5 ml। तो अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं पेशेंट के सीमेन एनालिसिस में तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं और एक नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट कंसिडर करते हैं। इसमें हम एजोस्पर्मिया मतलब नील स्पर्म काउंट्स के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो स्पेसिफिक 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये किस किस चीज़ से ज़्यादातर इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ये चारों फैक्टर्स। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। लाइफस्टाइल में अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे चारों चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाएंगी, वॉल्यूम, काउंट्स, मोटिलिटी, एवरीथिंग। और दूसरी बात यह है कि अगर ये रिपोर्ट्स हैम्पर्ड होते हैं और लाइफस्टाइल पेशेंट का अच्छा नहीं होता, देन देर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज ऑल्सो। उन पेशेंट्स को मिसकैरेज के चांसेस भी अगर सीमेन रिपोर्ट में प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा होते हैं। तो जो स्पर्म फैक्टर है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट्स की। काउंट्स या किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, मैं एक कॉमन आपको बता देती हूँ जो चीज़ें हैं जिससे स्पर्म फैक्टर इफेक्ट होता है और पेशेंट को क्या करना चाहिए ताकि उसके जो स्पर्म फैक्टर्स हैं वो ख़राब नहीं हो, या अगर रिपोर्ट ख़राब आ रहा है तो हमारे को कहाँ कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसमें हैबिट्स तो हैं, यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग, यू नीड टू स्टॉप टबैको च्यूइंग, यू नीड टू स्टॉप एल्कोहल। बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना और शराब पीना, ये तीनों चीज़ें बंद करना है। वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉमनली आजकल सेडेंट्री लोग जो बैठे रहते हैं और उनका फास्ट फूड ईटिंग रहता है तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिस वजह से उनका जो सीमेन का रिपोर्ट है वो ख़राब आता है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग करने की ज़रूरत है और हेल्दी फूड लेने की ज़रूरत है ताकि आपका बॉडी वेट मेंटेन रहे, फिटनेस मेंटेन रहे, एंड इनडायरेक्टली आपकी सीमेन रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे या अगर वो ख़राब हो रही हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएं। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। अदर फैक्टर्स विच कैन कॉज हैम्परिंग ऑफ दिस रिपोर्ट्स, कुछ लोगों में जैसे कि अराउंड 40 से 50% लोग जो इस तरह का रिपोर्ट लेके आते हैं उनके अंदर हमें रीज़न नहीं मिल पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा सीमेन का डैमेज किस लिए हो रहा है। अगर सीमेन किसी का बहुत ज़्यादा काउंट्स, मोटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा कम होती है और हमें रीज़न नहीं मिल पाता तो हम उन्हें स्पर्म फ्रीजिंग की भी सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में डिस्पाइट ऑल मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट, हर तरह के मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी इस तरह के पेशेंट्स में कई बार
इरिवर्सिबल टेस्टिकुलर डैमेज ऐसा होता है या उनकी सीमेन रिपोर्ट्स इतने ख़राब होते हैं कि वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली टाइम के साथ और रिपोर्ट्स ख़राब हो जाते हैं और उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि पेशेंट को एजोस्पर्मिया मतलब नील स्पर्म काउंट डेवलप हो जाए, मे बी 6 महीने साल भर बाद, जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं होता। तो हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि भाई अगर आपका सीमेन रिपोर्ट इतना ख़राब आ रहा है और अभी आप किसी तरह का ट्रीटमेंट करवाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप अपना स्पर्म 2 या 3 राउंड्स यहाँ पे फ्रीज करा दीजिए, ताकि इन केस अगर कुछ इवेंचुअलिटी होती है और आपका स्पर्म काउंट नील हो जाता है, या इन केस जब हम ट्रीटमेंट करते हैं और आप अपना सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका वो जो फ्रोज़न स्पर्म है वो एज बैकअप रहेगा और हम उसी को यूज़ करके एग फर्टिलाइज कर लेंगे और उसी को यूज़ करके हम पेशेंट का IVF कर सकते हैं। तो रही बात अब कॉजेज़ की, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्पर्म डैमेज हो जाता है, तो मैं आपको सिर्फ एन्यूमरेट कर देती हूँ कि कौन से कॉजेज़ की वजह से स्पर्म डैमेज होता है। वन इज़ वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब नसों का फूलना, स्क्रॉटम में मतलब टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर में होते हैं उसको स्क्रॉटम कहते हैं, उसमें नसें फूल जाती हैं जिस वजह से स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। पेशेंट को सर्जरी कराने बोलते हैं, पेशेंट सर्जरी नहीं कराते और नहीं कराने की वजह से वो स्पर्म्स डैमेज होते चले जाते हैं। सेकेंड इज़ इन्फेक्शंस, frequent sexually transmitted diseases and not uncommonly tuberculosis. Tuberculosis is also a significant cause for reduced sperm count. उसके अलावा दूसरे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे शायद आपने कभी सुना हो टेस्टिकुलर टॉर्शन, जो टेस्टिस होती है वो अपनी जगह पे घूम जाती है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, ये टेस्टिस डैमेज हो जाती हैं। या बहुत अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अनडिसेंडेड टेस्टिस के आए, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स ने उनके अनडिसेंडेड टेस्टिस, नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम में आ जाने चाहिए, पर अगर बचपन में उसके स्क्रॉटम में टेस्टिस नहीं आते हैं तो फिर एक ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा हम टेस्टिस जो पेट में रह गई हैं उनको खींच के स्क्रॉटम में ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पेशेंट के पेरेंट्स को जनरली पता होती हैं। एजुकेटेड पेशेंट्स के पेरेंट्स को तो पता ही होती है जिनकी हॉस्पिटल डिलीवरी हुई होती है, क्योंकि हॉस्पिटल डिलीवर्ड जो बच्चे होते हैं उनको सबको बच्चों के डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये सर्जरी द्वारा ठीक करा जा सकता है। पर अगर हम उसको ठीक नहीं कराते हैं तो हमारे टेस्टिस परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और एजोस्पर्मिया मतलब नील स्पर्म काउंट होता है और जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसलिए मेरी ये सलाह है उन पेरेंट्स को भी, या जो पेरेंट्स अभी बने हैं और उनको पता चला है कि उनके बच्चे को अनडिसेंडेड टेस्टिस है, तो प्लीज़ अपने बच्चे का रिप्रोडक्टिव करियर, रिप्रोडक्टिव फ्यूचर प्रिजर्व करिए और वो सर्जरी करवा लीजिए। थैंक यू।